हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी बैंक एग्जामिनेशन 2026 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारी सिलेक्शन सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट की एग्जामिनेशन को। रेगुलर हमारी क्लासेस होती हैं, हर रोज सुबह 9 बजे क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों ही क्लासेस होती हैं। प्री प्लस मेंस यही हमारा फॉर्मेट रहता है, लेकिन आज हम क्वांट्स की क्लास करेंगे स्पेसिफिकली मेंस बेस्ड। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस देखी नहीं है सबसे पहले जाकर उन प्रीवियस क्लासेस को देखिए, उसके बाद हमारी आज की क्लास भी फॉलो कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का। हमारी क्लास का फॉर्मेट ऐसा रहता है, पहले आप खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसकी क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले डिकोड करने की कोशिश करें। एक पाई चार्ट दे रखे हमें, कहता है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शोस द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इन 5 डिफरेंट स्कूल्स ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, 5 डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में चिल्ड्रंस है पी टू टी ऑन पर्टिकुलर डे। हमको कुछ वेरिएबल दे रखे हैं एम वाई जेड। सबसे पहले इन वेरिएबल्स को निकालते हैं। नोट को ध्यान से देखो, नोट में हमें क्या रखा है, difference between present student of P and R is 32 and all the variables are distinct natural number। ठीक है, सभी वेरिएबल्स नेचुरल नंबर हैं और P और R का डिफरेंस दे रखा है 32। P क्या है हमारे पास 2z% एंड R क्या है हमारे पास y%, यानी ये कह रहा है कि 2z% और y% का जो डिफरेंस है वो 32 है। लेकिन कौन किससे ज्यादा ये अभी तक हमको पता नहीं है। ठीक है, 2z ज्यादा है या y% ज्यादा है। ठीक है, इसको अभी हम मोड में रख लेते हैं, हमें पता नहीं कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमें कहती है y माइनस एट अपॉन वाई प्लस वाई माइनस टू अपॉन सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू वन। ठीक है, सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को लिखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमें कह रहा है y माइनस एट अपॉन वाई प्लस वाई माइनस टू अपॉन सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू वन। ये हमको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है। सेकंड इक्वेशन है z प्लस एम इज इक्वल टू 22। उस पर भी बाद में आते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इससे हमको क्या कुछ निकाल सकते हैं हम, देखो। इसको मैं सीधा ही लिख लेता हूँ, 72 लिख लेता हूँ, 6y को यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6y और 72 72। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, y और 6y माइनस 72, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास y माइनस एट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y माइनस 72 प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा अपने पास y 6y माइनस 72 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ से। ये हो जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 72y माइनस 48y प्लस ये y है अपने पास प्लस 16 56 576 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस 72y। ठीक है, यहाँ से क्या कुछ करता है, 6y स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 72y से माइनस 72y भी कट जाएगा अपने पास। ठीक है, पीछे बचता है अपने पास, एक तो बचता है वाई स्क्वायर माइनस 50y प्लस 576 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बचती है। अब ऐसे दो इसके दो रूट्स फाइंड करते हैं, जिसको ऐड करने में 50 आए और मल्टीप्लाई करने में 576 आए, तो 30 और 20 होता है 600, वही आ जाएगा 30 20 39 30 18, तो ये आ जाएगा 18 और 32, 18 और 32। ठीक है, ये अपने पास दो रूट बची है। अब हमारे पास दो कंडीशन बचती है, या तो हमारे पास y 18 हो या फिर हमारे पास y जो 32 हो। ये दो इक्वेशन हमारे पास बचती है। अभी हमको एक्यूरेट नहीं पता y की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पॉजिटिव में आई है। या तो एक नेगेटिव में आती फिर तो हम कर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए होता है हमको, बट यहाँ पे हमको ये नहीं कर रखा है कौन सा चाहिए, कौन सा कम है ज्यादा है, इसलिए हमको दोनों को चेक करना होगा कि y की वैल्यू कौन सी है, 18 है या 20 या 32 है। ठीक है, तो देखो ये कैसे फाइंड करेंगे। y की वैल्यू पहले मान लेते हैं, अगर हम 18 है। ठीक है, फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं इफ y इज 18। ठीक है, y 18 है, यहाँ पे हम 18 रख लेते हैं। ठीक है, बाकी सबको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सब परसेंटेज में, लेकिन टोटल 100% होना चाहिए इसमें हमारे पास। अब देखो इसमें हमारा 16 है, 18 है और 18 है, ये दो। ठीक है, तीन तो हमको एग्जैक्ट दे ही रखे हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएंगे 52, तो ये अपने पास ये हो गए। उसके बाद अपने पास क्या बचा, m डिग्री, m परसेंटेज प्लस 2z परसेंटेज, यानी कि m परसेंटेज प्लस 2z परसेंटेज
दैट इज 48। बचा हुआ तो यही था ना, इतना ही परसेंट बचा हुआ था, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि m प्लस 2z इज इक्वल टू 48। एक हमको ये कह रखा था कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में z प्लस m इज इक्वल टू 22। तो अगर मैं इसको z प्लस m रखता हूँ इज इक्वल टू 22, ठीक है। m से m लेस हो जाएगा, यहाँ से बचता है z, बचता है अपने पास 26। z कितना बचता है 26। अब इसको चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, z की वैल्यू इसमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं, ठीक है। z को मैं 26 रखता हूं तो यहाँ पे हमारे पास m बचता है माइनस का 4, लेकिन हमको ये पता है कि ये सब नेचुरल नंबर है, माइनस में नंबर आ नहीं सकता अपने पास, नंबर पॉजिटिव में ही आना चाहिए m का नंबर, इसलिए जो z है अपना 18 ये गलत हो जाता है यहाँ पे। अब अगर देखो मैं इस 18 की जगह z को रख लेता हूँ 32, ठीक है। z क्योंकि सेकंड हमने सॉरी y को 32 रख लेता हूँ मैं, y को 32 रखा तो ये अपने पास 32 ये हो गया, 16 ये होगा, 18 ये हो गया, ठीक है। तो 50 तो अपने ये हो गया 60 और 64 हो गया, ठीक है। तो पीछे बच गया अपने पास ये अच्छा 34, ठीक है। ये अपने पास है अपने 2z प्लस m इज इक्वल टू 34, z प्लस m इज इक्वल टू 22, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 आ जाएगी। अब z की वैल्यू को 12 रख के देखो, z की वैल्यू को इसमें 12 रखता हूँ तो m कितना आता है, m आता है अपने पास यहाँ से 10, जो कि पॉजिटिव नंबर में। इसका मतलब ये हमको पता चल गया कि जो हमारा y32 हमने माना था ये अपना एक्यूरेट था, y18 था ये हमारा रॉन्ग था, ठीक है। y की वैल्यू निकल गई हमारे पास यहाँ से, ठीक है। तो y की वैल्यू इस 18 को हटा देते हैं, तो y की वैल्यू है ये अपने पास 32, ठीक है। z की वैल्यू है अपने पास 12, यानी दोनों 24 हो गया, 24% है ये। और m की वैल्यू जो अपने को निकाली थी वो है अपने पास 10%। सारी वैल्यूज निकल चुकी हैं आपके पास, सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, ठीक है। देखो सिर्फ ना सिंप्लीफिकेशन करके ही क्वेश्चन जल्दी निकालना नहीं होता, आपको क्वेश्चन को जल्दी समझना भी आना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कहता है कि if the absent student in school T is 20z by 3%, then find the total number of student in school T। देखो T के बारे में क्या क्या रखे हैं, P Q R S T, T जो है M, T पे है m% जो कि 10 है, ठीक है। सपोज करो ये 100%, इससे हमें कोई डिफरेंस थोड़ी दे रखा था इसका, अच्छा इसका हमें डिफरेंस भी दे रखा था, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड आर। तो इससे हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, P और R की, P Q R S T की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहीं पे बना लेते हैं ना टेबल, P Q R S N T, ये जितनी भी सारी वैल्यूज हैं ये अपने पास प्रेजेंट की वैल्यूज थी, एक एब्सेंट की हो जाएगी, फिर अपने पास टोटल की हो जाएगी। फिलहाल प्रेजेंट के बारे में हमको क्या रखा था कि P और R का डिफरेंस 32 है, ठीक है। तो P अपने पास 24 और R है अपने पास 32, तो 24 और 32 का जो डिफरेंस है वो हमको दे रखे 32, यानी 24% और 32% का जो डिफरेंस है वो है अपने पास 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8%, यानी कि 8% की वैल्यू है अपने पास 32, ठीक है। तो 100% की वैल्यू फाइंड करनी है हमारे को, वो हो जाएगी 400। इसका मतलब जो टोटल अपने पास ये सारा कुछ प्रेजेंट स्टूडेंट के बारे में दे रखा था, यानी जो टोटल स्टूडेंट है अपने पास इसमें प्रेजेंट में वो है हमारे पास 400, ठीक है। तो इससे हम सारे प्रेजेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो पहले 24% है, 18% है, 32% है, ठीक है। 24% हो गया 96 हो गया, 18% फिर 32% हो जाएगा 128, फिर उसके बाद हमारा 16% और 10%, 10 40 सारी प्रेजेंट की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है, ये सब प्रेजेंट की वैल्यू थी। फर्स्ट में क्या रहेगी, इफ एब्सेंट स्टूडेंट इन टी इज 20z by x%, 20z by x% एब्सेंट स्टूडेंट है, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने हैं टी में 40, z की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे 12, ठीक है। z की वैल्यू थी 12, तो ये थे अपने पास 20 इंटू 12 बाई 3%, ठीक है। यानी कि ये हो गया 80% स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एब्सेंट है। बचे हुए कितने 20% स्टूडेंट जो कि प्रेजेंट है, यानी इस 40 की वैल्यू है 20, हमें फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल कितने थे 100, ठीक है। यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 200, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर, दैट इज 200। समझ आया आपको, सिर्फ आपको इसके अंदर इतना समझना था कि z y और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर आप वो वैल्यू फाइंड कर सकते हो तो ये क्वेश्चन आपको 7 से 8 नंबर में आएगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर आप वो वैल्यूज फाइंड नहीं कर पाते फिर वहीं पे आपको दिक्कत शुरू हो जाती है, तो उससे कुछ कर ही नहीं पाओगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें कहता है कि नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इन स्कूल पी हाउ मच परसेंट मोर देन नंबर ऑफ स्कूल एस। तो स्कूल पी में प्रेजेंट स्टूडेंट है वो कितने परसेंट ज्यादा है एस में। अब देखो स्कूल पी में कितने हैं 96, एस में कितने हैं 64, यही डिफरेंस है इसमें हमारे पास, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस है अपने पास वो आ जाता है 32 का, किससे 64 से, क्योंकि एस से फाइंड करना है, ये हमको फाइंड करनी है वैल्यू इसकी, ठीक है।
ये हो जाएगा अपने पास 32 दूनी 64, तो ये आ जाएगा अपने पास 50%। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 50%। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करें। इसमें कहता है कि फॉर स्कूल एस, नंबर ऑफ प्रेजेंट गर्ल्स इन number of present girl is 40% less than the present boys, while total number of girls same as average number of present students in all the schools together, then find the number of absent girl। अब देखो, अब इसमें बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग कुछ डेटा बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्कूल एस के अंदर प्रेजेंट गर्ल्स है वो 40% लेस है प्रेजेंट बॉयज से। ठीक है, तो स्कूल एस के अंदर वापस 64 था जो प्रेजेंट थी इसके अंदर। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, जो गर्ल्स है वो 40% लेस है बॉयज से। 40% लेस किससे? बॉयज से गर्ल्स लेस है। ठीक है, यानी गर्ल्स जो है 60% है बॉयज से। ठीक है, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम निकाल भी सकते हैं, बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ये आ जाएगी 40 और ये आ जाएगा 24। फिर हमें कहता है टोटल गर्ल्स आर सेम एज एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। ठीक है, ये कह रहा है कि जो टोटल गर्ल्स हैं वो सेम है किसके? एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर। ठीक है, प्रेजेंट स्टूडेंट कितने? ऑल द स्कूल्स टुगेदर में 400। इनका एवरेज कर लेते हैं तो कितना आया था इनका एवरेज? इसका एवरेज आया था 80, यानी ये एवरेज आता है अपने पास 80। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ एब्सेंट गर्ल्स। एब्सेंट गर्ल्स फाइंड करनी। अब देखो, गर्ल्स कितनी थी? 24। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? 80। प्रेजेंट थी 24, बची हुई थी कितनी होंगी? एब्सेंट होंगी अपने पास, जो बची हुई होंगी वो एब्सेंट हो जाएंगी। तो वो अपने पास कितनी बचेंगी यहाँ से? वो अपने पास बचेंगी 56। ये हमारे पास एब्सेंट गर्ल्स आ जाती है यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 56। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में अगर आप या किसी भी मेंस में एग्जामिनेशन देने जाते हो तो नंबर सीरीज आपको थोड़ी सी ट्रिकी मिलती है। थोड़ा सा सिर्फ आपसे नंबर नहीं निकलवाता, कुछ नई सीरीज बनवाता है या उसी 2 सीरीज दे देगा। कुछ इस तरह की नंबर सीरीज आती है, वो बिल्कुल वन लाइनर सीरीज नहीं आएगी जो आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलती है। या वो आती है तो उसमें उसका लॉजिक थोड़ा टफ देता है, वो आपको बिल्कुल ऐसे देखते ही हिट करने वाला लॉजिक नहीं देता। तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर जाना, मेंस में जाओ तो बिल्कुल शॉक मत हो जाना ऐसे होके। और अगर आप रेगुलरली मेरी क्लासेस फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछने वाला है। फर्स्ट सीरीज हमको दे रखा है 6, 9, 16, 29, 50 एंड 81। एक सीरीज दे रखी है। फिर कहता है अनदर सीरीज है 17, एक अनदर सीरीज सेम पैटर्न पे एक अनदर सीरीज बनानी है हमको। उसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि पी के प्लेस पे जो नंबर आएगा वो नंबर हमको फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट सीरीज में देखो यहाँ पे इसका डिफरेंस आता है अपने 3, यहाँ डिफरेंस है 7, यहाँ डिफरेंस आता है अपने पास 13, यहाँ अपने पास डिफरेंस आ जाता है 21 का, और यहाँ डिफरेंस आता है 31 का। ये सारा डिफरेंस आ गया। अब देखो इसमें क्या मिल सकता है हमको। अगर मैं इसका डबल डिफरेंस करूँ तो यहाँ 4 का डिफरेंस आता है। ठीक है, यहाँ 6 का डिफरेंस आ जाएगा, तो यहाँ 8 का डिफरेंस आ गया, यहाँ आ गया 10 का डिफरेंस आ गया। डबल डिफरेंस कर लिया मैंने उसका। ठीक है, तो सीरीज का पैटर्न आपको समझ आ गया। ठीक है, 4, 6, 8, 10 अगले नंबर होता है तो 12 का डिफरेंस होता है। इसी तरह से हमारा ये पैटर्न है। अब सेम पैटर्न पे हमको नेक्स्ट सीरीज भी फाइंड करनी है, जिसका फर्स्ट टर्म है हमारे को 17। 17 रहेगा, सेकंड टर्म कितना आएगा? उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा 27। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 61। हमको उसका पांचवा टर्म फाइंड करना है। 4 तो गैप थे, पांचवा फाइंड करना है ना, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है उसका। तो इसका जो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 92। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि पी की वैल्यू हमारे पास 92 और यही टर्म फाइंड करना है इस नंबर सीरीज का। ओके, समझ आया आपको? इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा आपको कुछ एक्स्ट्रा निकलवाता है क्वेश्चन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो। इसमें कहता है अ सीरीज गिवन बिलो शोज द सर्टेन पैटर्न, ओके, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। तो पी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमको इस सीरीज में बतानी है। नंबर दे रखे हैं हमको 11 से 12, 25, 76 और 305। 12 दूना 24, 25 तिया 75। समझ आ रहा है आपको? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना किस तरह से सीरीज चल रही है। फर्स्ट में देखो यहाँ से यहाँ पे डिफरेंस देखो, तो ये है अपने पास मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, फिर आता है अपने पास मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर आता है मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। नेक्स्ट डिफरेंस आता है अपने पास 24, 7, 28, हाँ मल्टीप्लाई 4 प्लस 1।
तो यानी इसका मतलब जो अगला डिफरेंस होगा वो होगा अपने पास मल्टीप्लाई 5+1, यही डिफरेंस बनेगा। अब 305 का 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने पास आता है 1525+1 यानी 1526। तो इस 1526 की वैल्यू है अपने को ये दे रखी है कि p² - 74, ठीक है। इसमें 74 ऐड कर देते हैं यहाँ से अपने पास, ये आ जाएगा 1600 इक्वल टू p², यानी कि 40 आ जाती है अपने पास p की वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू होती तो क्या होती -40, क्योंकि अंडर रूट करते +40 -40 होता है, लेकिन हमको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है p की, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सो दैट इज 40। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और नंबर सीरीज है, इसमें 2 सीरीज दे रखी है, आप इसको करो पहले वीडियो को पॉज करके खुद से, और बताना है कि आपको किस तरह से लग रहे हैं क्वेश्चंस, और आप किस तरह का और लेवल चाहते हो। इसमें कहता है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरली, आंसर द क्वेश्चन। टू रॉन्ग नंबर सीरीज 1 and 2 आर गिवन बिलो, शोज अ सर्टेन पैटर्न, ठीक है। दो नंबर सीरीज दे रखी है हमको, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पे दे रखी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको बताना है रॉन्ग नंबर फाइंड करना है पहले तो हमको, ठीक है। पी एन क्यू हमारा रॉन्ग नंबर है, तो फर्स्ट के अंदर जो सीरीज में रॉन्ग नंबर आएगा वो पी हो जाएगा, सेकंड में जो नंबर रॉन्ग नंबर आएगा वो अपने पास क्यू हो जाएगा। फर्स्ट में देखो 128 से 116 होता है, फिर 111 होता है, 108, फिर सीरीज बढ़ने लग जाती है 122, 138। इसका देखते हो डिफरेंस क्या आता है। देखो यहाँ जब देखता हूँ मैं तो यहाँ पे अपने पास डिफरेंस आता है 12 का, ठीक है। फिर यहाँ डिफरेंस कितना आ जाता है अपने पास, यहाँ हमारे पास डिफरेंस आता है 5 का। फिर उसके बाद डिफरेंस आता है अपने पास प्लस का 7, ठीक है। यहाँ पे सीरीज बढ़ने लगे, नहीं ये माइनस का 3, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं था, ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 3। फिर अपने पास सीरीज बढ़ने लग जाती है, तो ये आता है अपने पास प्लस का 14। फिर अपने पास डिफरेंस आता है प्लस का 16। अब देखो 12 से -12 से -5 -3 फिर +14 फिर +16, कुछ समझ आ रहा है? ऐसे तो देखने पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बट अगर हम इसके और डिफरेंस पे बीच में इसमें और जाएं बीच में, ये किस पैटर्न पे हो सकता है, -12 -5 -3 +14 +16। इसको अगर डबल डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे तो 7 का डिफरेंस आता है दिखता है, यहाँ हमको 2 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे हमको 11 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे हमको 2 का डिफरेंस दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ यहीं पे लोचा है, 7 से सीधा 2 का डिफरेंस नहीं आएगा ना। फिर आप उसके बाद 16 भी करना है। अगर मैं 7 को 6 करूं तो -1 होता है। अगर मैं इसको 7 का डिफरेंस ही करूं यहाँ पे, तो अपने आप बचता है ये 2 का, फिर 2 का डिफरेंस बचता है इसके अंदर 7 2, फिर 2 में फिर 7। अगर मैं यहाँ पे 7 का ही डिफरेंस करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास बचता है प्लस के 2, ठीक है। फिर उसमें 7 जोड़ देते हैं तो फिर आ जाता है अपने पास 9, फिर 9 में 7 जोड़ते हैं तो 16। ये अपना डिफरेंस बनता है, यानी ये यहीं से अपनी गलती हो रही है, ये यहाँ डिफरेंस होना था, उसका जो डबल डिफरेंस आना था वो 777 का डिफरेंस बन रहा है, इसका डबल डिफरेंस। तभी हमारे को 7 के बाद 2 आता है, फिर 2 के बाद 9 एंड 9 फिर 9 के बाद 16। समझ आइए आपको, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म तो सही थे, जो इसमें अपना हमारे पास रॉन्ग टर्म बनेगा इसका, वो थर्ड जो डिफरेंस है ये अपना पास रॉन्ग टर्म बनेगा इसमें, ठीक है। यानी 1 2 जो इसका रॉन्ग नंबर बनेगा वो बनेगा 108, यानी पी की वैल्यू बनेगी अपने पास 108, जिसमें हमारा पास रॉन्ग नंबर बने। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में 14 से 30 फिर 64 फिर 126 254 और 510। तो इसमें बनता है अपने पास 14 से 30 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 30 से 60 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4, ठीक है। फिर आएगा 64 से फिर मल्टीप्लाई 2, 64 से ही कर रहे हैं ना, इसके बाद 30 से 60 तो हो ही गया हमारे पास, हाँ। ये तो 128 -2 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं तो ये होता है अपने पास 24 और 25 252 प्लस 2 आ जाता है यहाँ पे अपने पास, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। फिर इसको करते हैं मल्टीप्लाई 2, ये होता है 508 प्लस 2 होता है। यानी कि ये जो नंबर अपने पास इसका जो सेम सही पैटर्न है वो है मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, लेकिन यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 करना पड़ेगा, फिर इस वजह से हमको मल्टीप्लाई 2 -2 करना पड़ेगा। ये जो अपना नंबर है ना, डिफरेंस है, यही अपना रॉन्ग डिफरेंस है। यानी कि 64 जो है ये अपना रॉन्ग नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आना था अपने पास 62 नंबर आता तो अपना वो राइट नंबर होता, लेकिन हमको रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। रॉन्ग नंबर है हमारे पास 64, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 64, ठीक है। फिर मैं क्या रखा था, इफ पी एंड क्यू आर रॉन्ग नंबर इन सीरीज 1 and 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p - q। तो 2p - q की वैल्यू फाइंड करें तो 2p हो जाएगा अपने पास 216
और Q था अपने पास 64, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 152। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 152। ओके, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो। कैसलेट डीआई का ये क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने का ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना है इसमें। ठीक है, आरबी असिस्टेंट के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है और आपको कैसलेट डीआई एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलती है, चाहे आपने लास्ट ईयर के आरआरबी के एग्जामिनेशन दिए थे या आईपीएस पीओ के, सभी एग्जामिनेशन में आपको कैसलेट डीआई जरूर देखने को मिली थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो। इसमें हमें क्या रखा है कि 3 डिफरेंट ब्रांड्स है अपने पास, ओप्पो, वीवो, सैमसंग। ठीक है, मोबाइल फोन के एंड 2 डिफरेंट टाइप्स के हैं, कीबोर्ड एंड एंड्रॉइड। ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोबाइल है और 2 टाइप्स है उसमें अपने पास, कीबोर्ड वाले टाइप्स है और अपने पास एंड्रॉइड टाइप्स है। इसका एक टेबल बना लेते हैं अपने। सबसे पहले ओप्पो, वीवो एंड सैमसंग। ठीक है, तो इसके बाद 2 टाइप्स हैं अपने पास, कीबोर्ड के, दूसरा एंड्रॉइड का। यहाँ देखते हैं हम इनकी टोटल। ओके, फर्स्ट हमें ये कहता है कि ऑन सर्टेन डे 280 मोबाइल फोन्स वर सोल्ड बाय ओप्पो। ठीक है, 280 मोबाइल फोन सोल्ड किए ओप्पो ने, एंड नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड बाय वीवो, ओप्पो एंड सैमसंग का रेशियो दे रखा है 7:7:9। यानी कि ओप्पो ने जो टोटल मोबाइल फोन सोल्ड किए थे वो थे अपने पास 280। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी के जो भी मोबाइल फोन सोल्ड किए उनका हमको रेशियो दे रखा है। रेशियो किस में दे रखा है? 7:7:9 में दे रखा है। वीवो का रेशियो 7 है, ओप्पो का रेशियो 7 है और सैमसंग का रेशियो 9 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 280, ये आ जाएगा अपने पास 960, 360। ठीक है, टोटल आ गया हमारे पास। फिर ये कहता है नंबर ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड बाय वीवो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सैमसंग। ठीक है, तो जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड किए हैं वीवो ने जो एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड किए, मान लेते हैं एक्स सोल्ड किए हैं, तो उतने ही मोबाइल फोन सैमसंग ने भी सोल्ड किए हैं। ठीक है, विच इज विच इन टर्न वाज हाफ द नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय सैमसंग। यानी कि वो जो उसने एंड्रॉइड फोन सोल्ड किया सैमसंग ने, वो हाफ नंबर है जो उसने कीबोर्ड फोन सोल्ड किए। यानी इसका मतलब कीबोर्ड जो उसका डबल होंगे तो कीबोर्ड हो जाएगा 2x। एंड total number of keyboard mobile phones sold by all the 3 brands together was 650% more than the number of Android mobile phones sold by Oppo। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ उसने कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड किए हैं वो 650% ज्यादा है कितने से, जितने उसने मोबाइल फोन सोल्ड किए, जितने उसने एंड्रॉइड मोबाइल फोन सोल्ड किए ओप्पो के। अगर उसने ओप्पो के मान लो 100 वाई किया ना, तो इनका टोटल है अपने पास ये टोटल नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड by all the 3 friend together 650 more than Android मोबाइल। अच्छा एंड्रॉइड थे ना, ये मैंने कीबोर्ड में गलत लिख दिया। एंड्रॉइड में अगर उसने 100 वाई होल्ड किया ना, तो उनका कीबोर्ड का टोटल है वो 650% ज्यादा है, यानी कि वो 750 वाई हो जाएगा। वो उससे 650% ज्यादा है तो 750 वाई हो जाएगा उसका। अब देखो सैमसंग का तो हमको पता है ना 2x और x, यानी इसका रेशियो है 2:1। ठीक है, सैमसंग के मोबाइल का जो कीबोर्ड और एंड्रॉइड का निकाल रखा है हमने, तो ये आ जाएगा अपने पास 120, ये आ जाएगा अपने पास 250। यानी x की वैल्यू आ गई 120, तो इसका मतलब ये भी अपने पास 120 आ जाएगा और बचा हुआ हमारे पास वीवो हो जाएगा जो कि है अपने पास 160। ठीक है, बचा हुआ अपने पास वीवो आ गया। अब देखो उसके बाद ओप्पो के बारे में हमको ये कह रखा है क्या, अगर मैंने इसको 100 वाई माना था, इसको 750 वाई माना था, इसका मतलब जो ओप्पो के कीबोर्ड थे वो थे अपने पास 280 माइनस 100 वाई। ओप्पो के कीबोर्ड यही बचेंगे हमारे पास 280 माइनस 100 वाई। इसका मतलब ये मेरे को पता है कि कीबोर्ड के सारे को मैं तीनों को टोटल कर देता हूँ, वो 750 वाई होती है वैल्यू। इन सबको टोटल कर देता हूँ तो ये वैल्यू होती है 750 वाई। किसको? कीबोर्ड के तीनों पार्टनर को। 240 और 160 तो यही है अपने पास, तो 400 तो सीधा सीधा यही हो गया। उसके बाद अपने पास 280 एक और है माइनस 100 वाई, यही है टोटल, जिसका टोटल 750 वाई है। ठीक है, ये आ जाएगा टोटल अपने पास 680। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 680 माइनस 100 वाई, ये आ जाएगा अपने पास 750 वाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास यानी 850 वाई, ये वैल्यू आ जाएगी 650। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 68/85, 4/5 आ जाएगी y की वैल्यू। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/5 अपने पास। ठीक है, 4/5 y की वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब एंड्रॉइड के जो फोन है, ठीक है, ये 100 वाई है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू 4/5, ऐसे निकलेगी y की वैल्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगी अपने पास एंड्रॉइड आ जाएंगे 80, एंड्रॉइड 80 आते तो कीवर्ड बचते हैं अपने पास 200, और यहाँ पे आ जाएगा 750 को, या तो इनका टोटल कर लो। ठीक है, 600 है टोटल, हाँ, तो यहाँ पे टोटल इनकी वैल्यू आएगी 600। ठीक है, समझ आ गया आपको?
और इनकी टोटल भी वैल्यू करनी है, तो ये हो जाएंगे 12 और ये आ जाएगी 300 एंड्रॉइड की वैल्यू। ये आप पे अपनी पूरी कैसलेट डी बन जाती है। तो इसी तरह से सिंपल ही कैसलेट डी थी, बिल्कुल टफ नहीं थी, और आरबीआई असिस्टेंट के मेंस में मैंने लाइक कैसलेट डी। अगर आप पीओ मेंस में आते हो तो उसे अच्छे लेवल की आती है, लेकिन अगर आप आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हो तो उसमें आपको इसी लेवल की डी मिलेंगी। अब चलते हैं इसे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें क्या रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कीबोर्ड मोबाइल फोन एंड एंड्रॉइड मोबाइल फोन वाज 2000 एंड 8000 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय वीवो बाय सेलिंग ऑल द मोबाइल फोन्स। अब हमें कीबोर्ड और एंड्रॉइड मोबाइल फोन का प्राइस दे रखा है 2000 रुपए और 8000 रुपए, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि टोटल वीवो ने जितने सारे मोबाइल फोन सोल्ड किए हैं उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। देखो वीवो ने कितने थे, कीबोर्ड 160 बेचे, एंड्रॉइड 120 बेचे, ठीक है। कीबोर्ड एंड एंड्रॉइड, कीबोर्ड बेचे 160, एंड्रॉइड बेचे उसने 120, ठीक है। तो कीबोर्ड की जो प्राइस था वो था 2000 रुपए एक का, और जो एंड्रॉइड का प्राइस था वो था हमारे पास 8000 रुपए, यही प्राइस था हमारे पास। तो इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा अपने पास 32 और ये आ जाएगा 3 4 12 96, तो ये टोटल बनता है अपने पास 128 2 3 4, यानी कि 1,28,000। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर, दैट इज 1,28,000 रुपए। करेक्ट, समझ आ गया आपको? सिर्फ प्राइस निकालना है कैलकुलेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें कहता है कि इफ द नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय द गिवन 3 ब्रांड्स टुगेदर इज टू बी रिस्पेक्टेड इन पाई चार्ट, देन फाइंड द सेंट्रल एंगल कॉरस्पेंडिंग टू द नंबर ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय ओगो। अब ये कह रहा है कि हमको अगर उसका जब मोबाइल फोन बेचे हैं अगर हम उसको पाई चार्ट में रखते हैं तो पाई चार्ट में तो कितने डिग्री बनते हैं, वो उतने ही डिग्री बनेगा जितना वो 100 का परसेंटेज होगा, उतना ही वो 360 का परसेंटेज भी होगा। क्योंकि जब हम परसेंटेज में काउंट करते हैं तो 100 पे करते हैं, जब हम चार्ट्स में काउंट करते हैं तो हम उसको 360 पे करते हैं, ठीक है, डिग्री में काउंट करते हैं। तो तभी ये क्या पूछ रहा है कि जो कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड किए गए हैं ऑल द 3 ब्रांड्स टुगेदर, ठीक है, टू बी प्रेजेंटेड इन पाई चार्ट, देन फाइंड द नंबर ऑफ सेंट्रल एंगल कॉरस्पेंडिंग ऑफ कीबोर्ड मोबाइल फोन सोल्ड बाय ओप्पो, ठीक है। ये कह रहा है कीबोर्ड मोबाइल फोन जो ओप्पो ने सोल्ड किए, कितने सोल्ड किए ओप्पो ने 200 सोल्ड किए, टोटल में से कितने सोल्ड किए, 600 में से सोल्ड किए, यानी कि 1/3 मोबाइल फोन ओप्पो सोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और हमको क्या पता, हाँ वो कितने परसेंटेज है, यानी 1/3 सोल्ड करते हैं तो टोटल कितनी डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 का 1/3 कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर, दैट इज 120 डिग्री। करेक्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। अगर आपने प्रीवियस ईयर की एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपको पता होगा कि 4 से 5 नंबर के या तो आपको क्वांटिटी कंपैरिजन मिलता है या फिर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत। अब वो टाइम गया जब आप सिर्फ अर्थमेटिक देखते हैं वहां पे, अब अर्थमेटिक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में क्वेश्चंस आते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो को पॉज करके खुद से करो। क्वांटिटी 1 में हमें क्या रखा है कि P कैन डू अ जॉब इन 20 days while Q कैन डू इट इन 16 days. P, Q and R together can complete it the job in 8 days and are paid amount to 20,000. If the amount is shared by them proportionately, then find the share of R. हमें R का शेयर फाइंड करना है, यानी ये कह रहा है कि P किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, Q उस काम को 16 दिन में करते हैं, तीनों मिलके P, Q एंड R तीनों मिलके उस काम को 8 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। पहले हमको इन तीनों की एफिशिएंसी चाहिए यहाँ से, ठीक है। पी एंड क्यू की एफिशिएंसी है हमारे पास इंडिविजुअल एफिशिएंसी, और पी क्यू एंड आर की टोटल एफिशिएंसी भी है हमारे पास। यहाँ से आर की एफिशिएंसी आ जाएगी जो कि हो जाएगी 1, पी क्यू एंड आर तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब ये कहता है कि जब ये तीनों ने काम किया ना तब उनकी जो टोटल पेमेंट थी वो थी 20,000 रुपीज, जो इन तीनों को मिलने वाली थी। किसने कितना दिन काम किया वो तो कोई मैटर ही नहीं, बीच में कुछ कहा ही नहीं हुआ कि उसने इतने दिन काम किया उसने उतने दिन काम किया, वरना फिर हम उस पर निकालते। जब ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता तब जितने भी ये अमाउंट बांटी जाती है प्रोपोर्शनेटली वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी में बांटी जाती है, ठीक है। अगर वर्क होता है ऐसा कहा जाता है कि पी ने 2 दिन काम किया, क्यू ने 3 दिन काम किया है, फिर हम उनके काम के दिनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं उनकी एफिशिएंसी से, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा गया। और हमको आर की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इन तीनों का टोटल कितना है 10 और आर की वैल्यू कितनी है 1। आर को कितने रुपए मिलेंगे 2,000 रुपए आर को मिलेंगे। तो अब क्वांटिटी 1 आ जाएगा अपने आंसर 2,000 रुपीज। करेक्ट। अब चल ये हो गया क्वांटिटी 1 का। अब चलते हैं हम क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 में कहता है कि टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट अ जॉब अलोन इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय 2 वुमेन टुगेदर टू कंप्लीट द सेम जॉब।
ठीक है, ये कह रहा है कि कोई आदमी किसी काम को कंप्लीट करने में टाइम टेकन बाय मैन टू कंप्लीट द जॉब अलोन इज 50% मोर देन द टाइम टेकन बाय वुमेन टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, एक मैन को वुमेन से 50% ज्यादा टाइम लगता है। कब 50% ज्यादा टाइम लगता है? जब एक मैन उस काम को करता है, ठीक है, 50% ज्यादा टाइम में करता है, तभी उस काम को कंप्लीट करेगा। कब? जब दो वुमेन उस काम को करती हैं, टू वुमेन उस काम को करती है, तब उनको जो अगर मानते हैं 2 दिन लगते हैं, तो एक आदमी को उस काम को करने में 3 दिन लगते हैं। ये बात कहने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये कह सकते हैं कि 3m इज इक्वल टू 4 वुमेन, यानी मैन और वुमेन की जो रेशियो आता है एफिशिएंसी का, वो आता है 4:3। ये निकालना है आपको। ये मैंने इक्वल में क्यों रखा? इक्वल में इसलिए रखा था क्योंकि दोनों ने जो काम किया है, मैन ने 3 दिन काम किया है सपोज करो, और दो वुमेन ने 2 दिन काम किया, तो दोनों ने बराबर काम किए, काम वो बराबर करते हैं, इसलिए वजह से मैंने उनको इक्वल में रखा था यहाँ पे। ठीक है, अब ये कहते हैं कि ठीक है, एफिशिएंसी मिल गई आपको मैन और वुमेन की। फिर ये कहते हैं कि 4 मैन उस काम को 125 दिन में करते हैं। 4 मैन है, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 4। टोटल काम कितने दिन में पूरा होता है? 125 डेज। 125, ये इतना, ये है हमारा टोटल वर्क। टोटल काम कितना किया था उसने, ये अपना इतना काम था। फिर कहता है इसी काम को टाइम टेकन बाय 2 men and 4 women टुगेदर टू कंप्लीट इन z डेज, फाइंड द वैल्यू ऑफ 20z। इसी काम को अगर ये कहते हैं 2 मैन प्लस 4 वुमेन करती है, 2 मैन और 4 वुमेन मिलकर करती हैं। मैन की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। वुमेन की एफिशिएंसी कितनी थी? 3। टोटल कितना आ गया इसके अपने पास? 8 + 12 इज इक्वल टू 20, 20 आ गया। अब इसी काम को जो हमने बोला, ये टोटल काम था हमारा 4 × 4 × 125, मैन और वुमेन जिनकी टोटल एफिशिएंसी मिला के बनती है 20, ये z डेज में कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो z की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले तो हमको यहाँ से। ठीक है, ये इसको काट लेते हैं 5 से, 4 से ये कट जाएगा, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। z की वैल्यू कितनी आएगी? 100। और हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी? 20z। तो 20z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 2000। तो क्वांटिटी 2 का आंसर आ गया हमारे पास 2000। क्वांटिटी 1 भी था 2000, क्वांटिटी 2 भी था 2000। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। गॉट इट? समझ आया आपको? यही क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक में आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आपको ये क्वांटिटी कंपैरिजन में पूछ लेते हैं। तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। वर्ड इक्वेशन का टॉपिक है, ठीक है, जो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में पूछा हुआ है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से करो इसको। तो क्वांटिटी 1 में हमें कहता है कि x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x + 40। बहुत सिंपल है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये सिर्फ। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12x + 40। ये दिख रहा है आपको? a+b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर इज इक्वल टू 12x + 40। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 39 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इसके दो रूट्स कौन से हो सकते हैं? इसके जो दो रूट होंगे वो आएगा प्लस का 13 एंड माइनस का 3। ये इसके दो रूट बनेंगे। तो क्वांटिटी 1 के दो रूट बनते हैं अपने पास प्लस का 13 और माइनस का 3। अब चलते हैं क्वांटिटी 2 पे। क्वांटिटी 2 हमको दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू 30y माइनस 221। ठीक है, यानी कि y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 221 इज इक्वल टू 0। क्वांटिटी 2। अब इसके दो रूट्स और कौन से हो जाएंगे? देखो, 20 और 10 तो 220 हो जाते हैं सब अपने पास। ठीक है, 15 15 225, 13 और 17। इसके दो रूट्स आएंगे 13 और 17। ठीक है, दोनों रूट प्लस में हो जाएंगे। क्वांटिटी 2 हो जाएगा प्लस 13 एंड 17, दो रूट बनेंगे। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो 13 इक्वल टू 13, लेकिन 13 17 से छोटा है, -3 दोनों से छोटा है, यानी क्वांटिटी 1 लेस देन इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ऑप्शन नंबर ई इज आवर राइट आंसर। क्वांटिटी 1 लेस देन इज इक्वल टू क्वांटिटी 2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करो। वीडियो को पॉज करके खुद से करने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को। इसमें हमें कहता है कि वेसल पी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in which milk is twice that of water, and vessel 2 contain milk and water in ratio 3:2. Vessel P and Q mix in ratio 3:5 in a new mixture 16y milliliter. कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखे हैं वो भी 1:4, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं न्यू मिक्सचर का टी। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी बाय वाई। बहुत सही क्वेश्चन है आपके पास, ये मेंस के लेवल की अर्थमेटिक है। आपको दो वेसल है इसमें, देखो इसमें वेसल पी एंड वेसल क्यू।
ठीक है, दोनों में मिल्क एंड वाटर है हमारे पास, यही दो चीजें हमारे पास। फर्स्ट वेसल पी में कहता है कि जो मिल्क है वो ट्वाइस दैट ऑफ वाटर, यानी जो मिल्क है इसके अंदर वाटर से वो दो गुना है क्वांटिटी में। ठीक है, एंड क्यू के अंदर जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 3:2, ये हमको दे रखे हैं। अब ये कहता है कि वेसल पी एंड वेसल क्यू इन दोनों को मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं, इस रेशियो में 3:5 के रेशियो में इन दोनों को मिक्स करते हैं, यानी 3 पार्ट पी का निकाला, 5 पार्ट क्यू का निकाला, तो जब टोटल क्वांटिटी बनी है ना वो बनी हमारे पास 16y। पी से 3 पार्ट निकाला, 5 पार्ट क्यू से निकाला, दोनों को मिलाया तो 16y बना। 16y को अगर मैं 3 और 5 के रेशियो में बांटता हूँ तो यहाँ से यानी कि 6y मैंने यहाँ से लिया और 10y मैंने यहाँ से लिया। 6y तो लिया मैंने पी से, 10y लिया मैंने क्यू से। जब मैंने पी से 6y लिया तो वो मैंने किस रेशियो में लिया होगा? वो मैंने 4 पार्ट तो मिल्क के लिए होंगे और 2 पार्ट मैंने वाटर के लिए होंगे। जब सेम चीज क्यू से मैंने 10y लिया तो ये किस रेशियो में लिया होगा? 6 पार्ट और 4 पार्ट मिल्क और वाटर के, लेकिन 6 पार्ट मैंने मिल्क के लिए होंगे, 4 पार्ट मैंने वाटर के लिए होंगे। पार्ट से मेरा मतलब ये भी वाई में है, क्योंकि हमने 10y और 6y में बांटा है ना, 6y और 10। अब देखो मिल्क मिल्क को जोड़ लो, वाटर वाटर को जोड़ लो, तो मिल्क कितने 4 और 6, 10y तो मिल्क हो गया, वाटर कितने 2 और 4 यानी 6y वाटर हो गया। यानी 16y को जो हमने लिया तो उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो था 10y और 6y, जब हमने इन दोनों को मिलाया, पी को और क्यू को। इतनी बात समझ आ गई आपको? फिर उसके बाद ये कहता है कि कॉस्ट प्राइस पर मिल्क एंड वाटर। अब इस मिल्क और वाटर का कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस भी रेशियो में दे रखे हैं 1:4। मिल्क और वाटर का कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, एंड टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यू मिक्सचर इज टी। जो नए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है वो टी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस नए मिक्सचर का क्या है? देखो, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं 4x, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रहता है अपने पास 10xy प्लस 24xy इज इक्वल टू टी। ठीक है, यही बात कह रहे हैं, इसकी वैल्यू टी है। अब देखो, अब न्यू मिक्सचर टी बनता है, ये कैसे बनेगा? 10 × वाई, क्योंकि मिल्क का प्राइस तो 1 था, तो ये हो जाएगा 10y प्लस 24y इज इक्वल टू टी। ये वैल्यू इन दोनों का जो पैसा है इनको मिलकर 34t की वैल्यू जो है अपने पास, 34y की वैल्यू अपने पास है टी। ठीक है, 34y की वैल्यू टी, हमको फाइंड क्या करना है? टी बाई वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 34/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y से y कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 34, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 34। गॉट इट? समझ आया आपको? ये क्वेश्चन आ गया अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को कीजिए। इसे में कहता है कि a tap and alone can fill a tank in 40 liters, and an m together can fill a tank 60% of the tank in dash liter, and m alone can fill the tank in dash liter dash hour respectively। ठीक है, सो 1 2 3 4 चार इक्वेशन, चार हमको सिचुएशंस दे रखी है, इन चारों को हमको पुट करके देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखो कैसे करेंगे। एन के बारे में तो हमको पता है कि एन 40 घंटे में उस टैप को फिल कर देता है, टैंकर को फिल कर देता है। ठीक है, फिर हमें कह रहा है कि जो एन और एम मिलके 60% काम करते हैं तो वो उस टैंक को कितने टाइम में फिल कर देते हैं। ठीक है, 60% टैंक को एन और एम मिलकर कितने टाइम में फिल करते हैं। अब देखो एन और एम को पता है, एक चीज आगे और दे रखी है कि एम अलोन कैन फिल द टैंक इन डैश आवर। एम अलोन, अगर मेरे को एम अलोन का मिल जाए तो उसके बाद कितना ही पूछ लो वो ज्यादा इजी रहेगा बकाया इसके कि मैं एन और एम से निकालूं, फिर मैं उसमें से एम को लेस करूं, फिर मैं एम निकालूं। उससे बेटर है कि मैं एम को एम पता चल जाए। तो पीछे से स्टार्ट करो, फर्स्ट में रखो, फर्स्ट में 30 है ना एम, यानी एम 30 आवर्स में उसको टैंक को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आता है? 120। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, यानी 4 के साथ टोटल 7 एफिशिएंसी आ गई दोनों के मिला के। अब ये जो दोनों कह रहे हैं 60% टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, यानी कि 6/10 इस टैंक को कितने टाइम में फिल करेंगे, यही पूछ रही है बात। ठीक है, 12×72 72/7,
ये आ जाएगा अपने पास, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट, 72/7। गॉट इट। अब ये कह रहा है कि अगर वो एम की 25 आवर्स में फिल कर रहा होता एम 30 ना होता, यहाँ होता 25 हो जाता, एम की वैल्यू 25 हो जाती। फिर कितना, फिर अपना एलसीएम आया था 100, ठीक है, 25 चौक 100, ये आता है 2.5, यानी ये आता है अपना 6.5 को, टैंक था टोटल अपना 100 का लीटर का, ठीक है। 60% काम में कितने टाइम में फिल करता है, यही पूछा था हमसे। 60% काम के लिए हम निकाल लेते हैं इसको, तो ये हो जाता है अपने पास 200, 26, नहीं स्कोर कट जाएगा ना, ये 13, ये होता है अपने पास 4, ये 12/13, 120/13, यानी ऑप्शन नंबर 2 है, ये भी अपना एक्यूरेट है, इससे ही टैंक फिल हो रहा है। फिर ये कहता है कि अगर वो टैंक एम 20 आवर्स में फिल कर लेता, या 25 में होता 20 होता, फिर अपना एलसीएम आया था 40, ठीक है। एफिशिएंसी आती है अपने पास 3, ठीक है, तो ये होता 40/3, 60% टैंक को फिल कर रहा, तो 3/5, तो ये आया था अपने पास 8 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है, ये भी अपने पास सही है, सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। अगर एम होता है अपने पास 35, एन था 40, एन तो 40 था ही अपने पास, एम 35 हो जाता, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर 140 ले लेते, ठीक है, तो ये होता है 3.5, ओके, तो ये आया था 4, तो हमारे पास टोटल एफिशिएंसी आई थी इनकी 7.5, टैंक कितना था 140 लीटर, और 3/5 यानी 60% टैंक को फिल करना है इसके अंदर हमें, तो ये चल जाती जीरो यहाँ पे, इसको काट लेते हैं हम, 25, 8, 40, फिर और कट जाता 5 से 30, 3, 5, 15, 56/5, 56/5 आवर्स में वो फिल कर लेते। ऑप्शन नंबर 4 भी अपना राइट है, 56/5, यानी कि ऑल ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। 1, 2, 3 एंड 4 चारों सिचुएशन जो हमको दे रखी है वो हमको हमको सेटिस्फाई करती है, यानी एम की वैल्यू में जो वैल्यू दे रखी है और एन और एम की जो वैल्यू दे रखी है वो चारों की वैल्यू सही दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लीजिए, इस क्वेश्चन को करो आप, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने का ट्राई करो। इसमें क्या रखे, व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम in a river is double and the distance it travels downstream increases by 20%. Originally, the boat speed upstream is 9 km per hour less than the speed of downstream. Then find the value of L such that boat cover L plus 8 km upstream and 1.5 L minus 15 km downstream in a total of 14 hours. ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है ये, आपका मेंस में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल देख के बस डर मत जाना, कितना मुश्किल नहीं होता वेरिएबल जितना आप लोग सोचते हो। क्वेश्चन को करते हैं, हमें पहले ये क्या रखा है, व्हेन द स्पीड ऑफ बोट इन अ रिवर इज डबल, ठीक है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय डाउनस्ट्रीम इज बाय 20%। ओरिजिनली द बोट अपस्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर लेस देन द डाउनस्ट्रीम। ओरिजिनली जो उसकी बोट की स्पीड थी अपस्ट्रीम की स्पीड का डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जो डिस्टेंस बताया था वो 9 किलोमीटर पर आवर बताया था, यानी अपस्ट्रीम की स्पीड का जो डाउनस्ट्रीम की से डिस्टेंस था, उल्टा लिख दिया मैंने, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम जो था 9 आवर्स था। इसका मतलब जो उसकी स्ट्रीम थी वो कितने की थी, वो 4.5 की थी, 4.5 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्ट्रीम थी, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ स्टिल वाटर में अगर उसकी स्पीड एस है, एक्स थी स्टिल वाटर के अंदर, तो जो अपस्ट्रीम थी वो थी उसकी एक्स माइनस 4.5, और जो उसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड थी वो थी हमारे पास एक्स प्लस 4.5 आवर्स। ये तीनों स्पीड ओरिजिनली थी उसके पास, ठीक है। उसके बाद उसने कुछ चेंजेस किए, 20% से जो उसने चेंज किया, इंक्रीज किया, वो सब बात की बात है, पहले उसके पास स्पीड इतनी ही थी। समझ आ गई आपको ये बात। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रखे, ठीक है। फिर हमें ये कह रहा था, व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ रिवर इज डबल द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इंक्रीजेस बाय 20% ओरिजिनली, ठीक है। मान लेते हैं कि उसने पहले कोई डिस्टेंस कवर किया था, ठीक है, तो डिस्टेंस उसका मान लेते हैं अपने पास डी, ये डिस्टेंस था, डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कवर कर रहा, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी उसकी एक्स प्लस 4.5, ठीक है। तो जो ये जो डिस्टेंस को कवर कर रहा था एक्स प्लस 4.5 की स्पीड से, ये 1 घंटे में कितना कवर कर रहा था, तो ये यानी ये डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.5, ये डिस्टेंस उसने कवर किया था पहले। कब कब कवर किया, ओरिजिनली जब उसकी स्पीड थी तब, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, तब उसने इतना। फिर वो कहता है कि व्हेन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन रिवर इज डबल, यानी जो उसकी स्पीड की स्ट्रीम थी ये 4.5 से बढ़ के 9 होगी, स्ट्रीम 4.5 से बढ़ के 9 हो जाती है, तब जो इसने डिस्टेंस कवर किया डाउन स्ट्रीम में वो 20% से बढ़ जाता है, यानी कि पहले इसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी एक्स थी, ठीक है,
यानी जब उसका डिस्टेंस की 20% से इंक्रीज हुआ, पहले था डी, अब हो जाएगा 1.2 डी। ठीक है, स्ट्रीम कितनी बढ़ गई उसकी, उसकी जो स्ट्रीम थी वो डबल होगी, पहले 4.5 थी, अब वो 9 हो चुकी है। तो यानी अब जो उसकी स्ट्रीम हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 9। एक घंटे में उसने इतनी कवर करे। अब ओरिजिनली जो ओरिजिनल से अब जो अपडेटेड हुआ है उसके अंदर, या ठीक है, यानी कि मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 1.2 डी इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। ठीक है, डी की वैल्यू हमको पता है एक्स प्लस 4.5 थी, अब मैं इसमें यहाँ पे डी की वैल्यू भी रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी की वैल्यू रखता हूँ, तो ये होता है 1.2 एक्स प्लस 4.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने 1.2 एक्स प्लस 12 60 48 54, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 9। ठीक है, तो यानी कि 0.2 एक्स की वैल्यू आ जाती है अपने पास 3.6, यानी कि एक्स की वैल्यू जो अपने पास आई थी वो आई थी 18 वैल्यू आई थी अपने पास एक्स की। ठीक है, एक्स की वैल्यू 18 आ गई, इसका मतलब उसकी जो स्टिल वाटर की स्पीड थी वो आ जाती है अपने पास 18। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड भी हमको मिल जाएगी 4.5 से, जब हम उसको लेस कर देंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन में जो आगे कह रखा था। उसके बाद उसने क्या रखा, सच दैट बोट कवर्स एल प्लस 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 1.5 एल माइनस 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 14 आवर्स। और तो हमको एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो बात हमको क्वेश्चन में कही थी। ठीक है, अब इसी की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेता हूँ मैं ना, वहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी। यानी एल प्लस 8 तो था अपस्ट्रीम का, प्लस 1.5 एल माइनस 15 था डाउनस्ट्रीम का। ठीक है, और इनको मिला के जो इसका था 14 आवर्स का। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड इसकी कितनी थी, इसकी थी टोटल स्पीड थी 18, उसमें अपस्ट्रीम कितनी थी इसकी, ये थी अपने पास 13.5, और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी, 18 में 4 और जोड़ दिए थे, तो ये थी अपने पास 22.5। ये आ गई थी इसकी डाउनस्ट्रीम स्पीड की। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या ले, 13.5 और एक 22.5 का एलसीएम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाता है अपने पास 22.5 एल प्लस 8.40 18 180 15 5 75 7 15 3 45 52 5 15 5 20 20.25 एल माइनस 15 5 75 7 30 7 एक मिनट 15 5 75 7 15 3 45 52 5 15 5 20 is equal to 135 multiply 22.5 multiply 4 बटेगा 100, तो ये आ जाएगा 25 100 25 में 225 2 7, और ये तो सारा कुछ ही मल्टीप्लाई में चला, पॉइंट में चला गया, करना ही पड़ेगा। 9 5 45 4 27 4 31 9 10 11 12, इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 3 7 3 10 14 15 7 और 1 8, और डिवाइड बाई 2 भी करते हैं, तो ये तो 4 25 2.5। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है, ये होता है 42.75 एल बचता है। ये 180 और 220 है, तो इसमें से माइनस का 22.5 बचता है, यानी एल आ जाएगा ये अपने पास 22.5 उधर चला जाएगा ना, 5 7 4 बाई 4 2.75 एल की वैल्यू यहाँ से आई थी अपने पास 100 की। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, दैट इज 100। कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी, बट क्वेश्चन टिपिकल नहीं था, क्वेश्चन इजी था, बस सिर्फ आपको कैलकुलेशन में बहुत उलझाया होता, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी मेंस पे टाइम तो होता ही है आपके पास, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चाहते हो डेली मेंस की प्रैक्टिस करना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो। आप अर्थमेटिक की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, डीआई की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऐसे डाटा सफिशिएंसी क्वांटिटी कंपैरिजन की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो। उसी तरह की क्लासेस आपको अगले आने वाले सेशन में मिलती रहेंगी, और हर रोज क्लासेस होंगी जब तक आपका लास्ट मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होता। डेली सुबह क्लास होती है क्वांट्स एंड रीजनिंग की। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।